जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जनता के बीच लल्लन सिंह से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आपसे लल्लन सिंह ये जानना चाहते हैं कि पहली बार कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में किसी अपर कास्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्या इस एंगल से इस चीज़ को देखना चाहिए? देखिए, हम इस एंगल से इस चीज़ को नहीं देखते हैं, इसलिए कि हमारी पार्टी जो है उसकी बुनियाद पड़ी 1994 में, जब समता पार्टी बनी थी, और उसमें आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने समता पार्टी का निर्माण किया था। उस समय से आज तक या उसके पहले से भी जो राजनीतिक धारा थी, उस धारा में लोकदल आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हमने काम किया। उसके बाद इस धारा में तो हमारी पार्टी का कभी भी ये सोच ही नहीं रहा कि कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन क्या है। जो धारा है पार्टी की जो धारा है, उस धारा के साथ जो चला वो पार्टी का सिपाही है, और एक सिपाही के रूप में पार्टी के हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही और हमने इसको स्वीकार किया। लेकिन एक तो ये बात बिहार की राजनीति में होती है ना कि जातीय आधार पे जो रिप्रेजेंटेशन है उसको तवज्जो आप लोग भी देते हैं। देखिए, उसको तवज्जो हम लोग नहीं देते हैं, आप उसको तवज्जो नहीं कहिए, लेकिन जब कोई सरकार बनती है तो उस सरकार में समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उस लिहाज से हम लोग हर तबके को उसमें प्रतिनिधित्व देते हैं। उसको उस लिहाज से हम लोग देखते ही नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे एक सवाल बड़ा जोर शोर से उठाया गया कि 2014 में जब मोदी सरकार बनी उस वक्त भी जदयू को एक मंत्री का पद दिया जा रहा था, तो नीतीश कुमार ने इनकार किया कि हमारे पास जितने सांसद है उस हिसाब से ये बहुत कमतर है और हमें ज़्यादा मिलने चाहिए। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हो गया कि वो नीति बदल गई और अचानक से एक ही पद पे आप लोग तैयार हो गए? देखिए, नीति कोई नहीं बदली। 2019 में जब एक पद का ऑफर आया था तो आदरणीय नीतीश कुमार जी उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के सभी नेताओं से विचार विमर्श करके उन्होंने एक निर्णय लिया कि समानुपातिक अगर हमको मिले प्रतिनिधित्व तब हम उसमें जाएंगे, लेकिन अगर हमको सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व मिलेगा तो सिंबॉलिक प्रतिनिधि में हम लोग बाहर से समर्थन करेंगे, और तब से हम लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं। अब 2021 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी नहीं थे, तो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने जो भी निर्णय लिया, जिनसे भी विचार विमर्श करके निर्णय लिया, वो एक निर्णय है, और वो निर्णय हुआ तो पार्टी सबों ने इसको स्वीकार किया। आप इसे उचित निर्णय मानते हैं? एकदम उचित निर्णय है। पार्टी का जो निर्णय होता है सदैव उचित निर्णय होता है। पार्टी के निर्णय में पार्टी का वफादार और पार्टी के अनुशासित सिपाही का ये फर्ज है और कर्तव्य है कि पार्टी के अनुशासन में पार्टी का जो निर्णय है उसको सिरोधार्य करें, और कोई उसमें मतभेद नहीं है। पार्टी निर्णय कोई परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति में उस पार्टी ने निर्णय लिया। एक अभी आरोप लग रहा है या फिर एक टिप्पणी की जा रही है कि जब आरसीपीसी मंत्री बन गए, इस्पात मंत्री बन गए, तो नीतीश कुमार के सामने एक पशुपेश वाली स्थिति थी कि वो तो मंत्री बन गए लेकिन आप उनके लंबे समय से बड़े अनुशासित और वफादार माने जाते हैं नीतीश कुमार के, तो आपको ये जो अध्यक्ष का पद दिया गया ये सांत्वना पुरस्कार की तरह था। कोई पार्टी की जिम्मेवारी जो मिलती है वो सांत्वना पुरस्कार है? ये पुरस्कार है क्या? नीतीश कुमार जी ने अगर अध्यक्ष बनाने का हमको जिम्मा दिया तो ये पुरस्कार नहीं है, ये कांटों पर चलने जैसा ताज है। क्योंकि पार्टी को जिस भरोसा विश्वास के साथ उन्होंने बनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, पार्टी में ऊर्जा लाना, पार्टी को सशक्त बनाना, ये कोई पुरस्कार का काम नहीं है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, आप लोग जातीय जनगणना का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इससे क्या आप लोग को फायदा होगा? देखिए, जातीय जनगणना का समर्थन
हम लोग इसलिए मांग कर रहे हैं, समर्थन मांग कर रहे हैं हम लोग, जातीय जनगणना की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 1931 में इसके पहले जातीय जनगणना हुई, उसके बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। अब 1931 के जातीय जनगणना के आधार पर आज जो निर्णय होता है, आज जो भी निर्णय होता है वो 1931 की जनगणना के आधार पर होता है। हम लोगों का ये मानना है कि समाज के हर तबके का, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, दलित का तो होता ही है जनगणना, लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं, सबों की संख्या बढ़ी है। तो एक बार ये तय तो हो जाए कि 130 करोड़ की आबादी जो है इस देश में, उसमें किस समाज के कितने लोग हैं, तो कोई भी सरकार जब नीति बनाएगी, क्योंकि नीति तो बनती है इसलिए कि समाज के हर तबके को उसका लाभ मिले। तो क्या समाज के तबके की पहचान जाति के आधार पर ही हो या फिर कोई और क्राइटेरिया हो जो कि ज्यादा संवेदनशील हो, ज्यादा विवेकशील हो? होती ही है, इसलिए कि समाज के हर तबके के लोग में पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उसके आधार पर अगर आप नीति बनाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी को आगे बढ़ा दीजिए और कोई पीछे छूट जाए तो फिर तो बराबरी का बात नहीं ना हुआ समाज में। तो इसलिए समाज के उत्थान के लिए, बेहतर विकास की योजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि एक बार जातीय जनगणना हो जाए। और जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं, इससे सबका फायदा है, समाज के हर तबके का फायदा है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि इसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना फायदा देख रही हैं, खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, इन्हें लगता है कि जो ओबीसी तबका है उसकी आबादी ज्यादा है और उस अनुपात में उनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसे कई लोग मंडल 3 भी कह रहे हैं। नहीं, ये गलत सोच है। जो लोग ये सोच रहे हैं वो कुतर्क कर रहे हैं। तर्क ये नहीं है, तर्क ये है कि समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है और कोई भी सरकार, जब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर कोई योजना बनाएगी तो उसको ध्यान में रख के बनाएगी। आप इसे मंडल 3 नहीं मान रहे हैं? नहीं, मंडल 3 क्या होता है? मंडल 3 कुछ नहीं है। लेकिन कल मैं कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों से बात कर रहा था और जातीय जनगणना पे उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि सो कॉल्ड जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने परिवार नियोजन को ठीक से लागू किया है, तो उनकी आबादी उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में ओबीसी का जो प्रजनन दर है या फिर एससी एसटी तबके का है। अगर हमने परिवार नियोजन किया है तो उस हिसाब से अगर उनको ज्यादा देते हैं तो क्या हमारी गलती है कि हमने परिवार नियोजन को ठीक से अपनाया? नहीं, देखिए, परिवार नियोजन से आबादी सबकी बढ़ी है, हर समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है। लेकिन उस रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो तो वो तो पता चलेगा उसमें ना कि किसका रेशियो कितना बड़ा है, लेकिन जो प्रजनन दर के बारे की चर्चा आप कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रजनन दर कम करने का जो फॉर्मूला बताया है और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो योजनाएं बनाई, उसका लाभ आज बिहार को मिला है। आज बिहार में प्रजनन दर आज से 8 साल पहले जो था वो घट के 3 आया, 3.7 के करीब आ गया। फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में बाकी राज्यों की तुलना में ही तो इसलिए वो कह रहे हैं ना, तो घटा ना। और घटा क्यों? इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जो मैट्रिक तक लड़कियां पढ़ जाती हैं उसके परिवार में प्रजनन दर घट के 2 तक आ जाता है और जो इंटरमीडिएट पास कर लेती हैं उनका 1 तक पहुंच जाता है। तो ये, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने की योजना बनाई, लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की योजना उन्होंने बनाई, उस समाज के हर तबके। उन्होंने साइकिल योजना चलाई, उन्होंने पोशाक योजना चलाई, उन्होंने उनको अनुग्रह राशि जो मैट्रिक पास करती हैं लड़कियां उनको देने की योजना बनाई। ये सारा काम उन्होंने प्रजनन दर को घटाने का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रख के किया और उसका परिणाम भी आया। प्रजनन दर घटाने के लिए अगर कानून बना दिया जाए तो चाइना में तो कानून बना था, रिवर्स कर रहे हैं। पहले 1 का था,
उसके बाद उसको बढ़ा के उन्होंने 2 किया, अब उन्होंने बढ़ा के उसको 3 किया। तो कानून बनाने से प्रजनन दर नहीं घटता है। प्रजनन दर घटेगा समाज को शिक्षित करने से, और उसको शिक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए लड़कियों के शिक्षा पर उनका ध्यान ज्यादा है, लड़कियों को शिक्षित होने का प्रोत्साहन करने के लिए उनका ध्यान ज्यादा है। जदयू और बीजेपी के गठबंधन का भविष्य क्या है? जदयू और बीजेपी का गठबंधन बहुत मजबूत है और मजबूती से चल रही सरकार। 2005 में जिस नीतीश कुमार को आप देखते थे कि वो मोदी को भी ललकार देते थे, वो एक जो मतलब उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, वो 2021 के नीतीश कुमार में आप देखते हैं? आत्मविश्वास ही नीतीश कुमार की शक्ति है।